गत 13 मईको दिन गान्तोकमा केन्द्रीय स्टिल मन्त्रालयको हिन्दी सल्लाहकार समितिको एक सभा आयोजन भयो। भारत सरकारको केन्द्रीय स्टिल मन्त्री रामचन्द्र प्रसाद मुख्य अतिथि अनि केन्द्रीय स्टिल राज्य मन्त्री फग्गन सिंह कुलस्ते विशिष्ट अतिथि रहनु भएको थियो। कार्यक्रम समारोहमा भारत सरकारको इस्पात मन्त्रालयका सचिव श्री सञ्जय सिंहले स्वागत सम्बोधन राख्नुभयो। यसरी नै सम्बन्धित विभागका उपनिदेशिका आस्था जैनले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्दै हिन्दी भाषाको उपयोगिताबारे प्रस्ट्याउनुभयो। अपनी ऐसी भाषा को स्थापित किया जाए जो आम जनता को सरलता से समझ आ सके। संघ की राजभाषा नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) इसका जिक्र हर बार राजभाषा से संबंधित मुद्दों में सबसे पहले आता है, जो कहता है कि ये निम्नलिखित दस्तावेज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अनिवार्यतः द्विभाषी जारी किए जाने चाहिए। इसमें है सामान्य आदेश, नियम, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन के समक्ष रखे गए प्रशासनिक प्रतिवेदन और राजकीय पत्र, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, सूचनाएं और निविदा प्रारूप। यस अवसरमा हिन्दी सल्लाहकार समितिका सदस्य डाक्टर रिङ्कु कुमारी, डाक्टर प्रणव शर्मा शास्त्री अनि देशपाल सिंह गठोर आदिले पनि हिन्दी भाषाको प्रयोग, आवश्यकता र व्यवस्थापनमाथि प्रस्ट्याउनु भयो। आफ्नो सम्बोधन राख्नुहुँदै केन्द्रीय इस्पात राज्य मन्त्री श्री फग्गन सिंह कुलस्तेले राजभाषाको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। इन क्रमों की ओर से अभी आप लोगों ने देखा भी कि एक नए प्रयोग के साथ में, नए अनुभव के साथ में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और इन दूसरी बैठक में हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आप लोगों के जो सुझाव आए हैं, और मैं कहूँगा हमारे सभी उपक्रमों के हमारे जो निदेशक हैं उनसे, कि आप आमने सामने जब बैठते हैं तो ध्यान में भी आता है ऐसे विषय हम अपने मंत्रालय या उपक्रम के अंदर काम करते समय हिंदी के बारे में विशेष कर पत्रिकाओं के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया, अलग अलग संगोष्ठियों के बारे में, जितने प्रकार के जो लोग काम करते हैं अलग अलग समाज के अंदर हमारे देश में और दुनिया में, हिंदी के बारे में जितना अच्छा लेखन सामग्री, उसकी भाषा और उस पर गुणवत्ता को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार के सुझाव भी आए हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और हम बेहतर आने वाले समय में इसका और अच्छा प्रचार प्रसार, लोगों को जो पुरस्कार देने की योजना भी मंत्री जी के आदेश से अलग अलग समयों में, और जो अच्छे हमारे जो लेखक और इसका उपयोग करने वाले जो हिंदी भाषा के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उपयोग करना, उसका चयन करना और उसको और कैसे हम बेहतर आसान बना सकते हैं, इस प्रकार का भी प्रयास हम सबको मिलकर के करना चाहिए। विभाग द्वारा यस अवसरमा विभिन्न संस्थाद्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित पत्रिकाको पनि मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिको बाहुलीबाट लोकार्पण गरियो। अन्तमा मुख्य अतिथि केन्द्रीय स्टिल मन्त्री श्री रामचन्द्र प्रसादले आफ्नो सम्बोधन राख्दै देशको राजभाषालाई सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको उत्तरदायित्व हो भन्नुभयो। यसकारण हिन्दी भाषाको प्रयोग साथै कार्यालयमा हरेक कामकाजमा सही प्रकारले प्रयोग गरिदिने उहाँले आग्रह र सुझाव दिनुभयो। देखिए जरा उनका कि आप कितना खुश हैं, और वैसे अगर आप देखिए ये पहाड़ी राज्य नहीं लगेगा, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम भी अगर देखिए सिक्किम की तो 5 लाख से ऊपर है साहब। सिक्किम के लोग बधाई के पात्र हैं कि नहीं? और हम लोग अगर दिल्ली में रहे, कोलकाता में रहे, त्रिवेंद्रम में रहे, चेन्नई में रहे, और अगर गैंगटॉक नहीं आती तो कैसा लगेगा? तो अपने देश में ये जो आने जाने की परंपरा है ना, हमारा जो संस्कार है, ये बढ़ावा, इसका उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे चीजों को आप समझते हैं,
मैं चला गया था जी, एक बताया हनुमान टोल टॉप, वहां पर आप देखिए पूरा का पूरा डिफेंस की जमीन है और ऐसी सोच है वहां, लोग को लगता है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए आए तो वहां कुछ देर रुके, टॉप पर है। देखिए उसमें इंडियन पॉलिटिकल सर्विस भी होता था, उसके किसी पदाधिकारी को स्वप्न आया और देखिए आज वहां तो सिर्फ हनुमान जी हमारे देश के अन्य भाग में भी नहीं है, बल्कि यहां सिक्किम में भी सबसे ऊंचाई। मैं भी शिमला गया हुआ था, वहां भी मैं देखा बहुत दूर से पहाड़ के सबसे ऊपर में बहुत बड़ी मूर्ति। देखिए ये सब चीजें क्या है, आपको लगा शिमला में भी है, गैंगटॉक में भी है, और कहीं भी जाते हैं तो अपना लगता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा, यहाँ भी आप देख लीजिए। तो हम लोग जब इन जगहों का चयन करते हैं, इसमें इन बातों का ध्यान रखते हैं। अगर हम रोज मीटिंग दिल्ली में ही करें तो बहुत उसका मतलब नहीं होता है। हम लोग को एक मौका मिलता है जहां हम जाते हैं और अपने देश के विभिन्न इलाकों के लोगों को समझते हैं, उनकी मानसिकता को समझते हैं और वो क्या करते हैं इसको भी समझते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा नहीं यहाँ करके? तो यहाँ करके आपको अच्छा लगा तो इसके लिए धन्यवाद दीजिए हमारे जितने ये खास करके जो हमारे साथी हैं, NMDC वाले हैं और हमारे जितने साथी हैं सब लोग हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि कितने अच्छे माहौल में आपका कार्यक्रम चल रहा है। ये लगता है कि दिल्ली नहीं है, उससे बेहतर लगता है। और इसके लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, हमारे कितने साथियों ने प्रयास किया है, मुख्यालय से लेकर के यहाँ तक, ये सब बधाई की बात है। ये सब जब मिलते हैं ना तब हम लोग किसी काम को अंजाम देते हैं। तो साथियों आपकी तरफ से अगर चाहे कहें तो मैं लोग बधाई दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों हमारे जिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव दिए हैं और कुछ जो मुद्दे उठाए, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि वो सब करने लायक है। सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण से शुरू करूं। देखिए ये आप मन में सिर्फ सोच लीजिएगा ना, सही बात, मन में सोच लीजिएगा कि हिंदी में काम करना है। यसको लगत्तै भोलिपल्ट भारी उद्योग मन्त्रालयको हिन्दी सल्लाहकार समितिको बैठक आइतबार 15 मईको दिन गान्तोकमा आयोजन भयो। बैठकको अध्यक्षता भारत सरकारको भारी उद्योग विभागका मन्त्री डाक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेले गर्नुभएको थियो। बैठकमा राज्यसभा सांसद सुश्री सीमा द्विवेदी र लोकसभा सांसद श्री भोला सिंह पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सचिव श्री अरुण गोयल, महासचिव श्री विजय मित्तल, मन्त्रीका निजी सचिव श्री निखिल गजराज, निर्देशक श्री रजनीश सिंह र विकास डोगरा पनि मन्त्रालयबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। समितिका सदस्यहरूमा हिन्दीका विद्वान गैर आधिकारिक सदस्यहरू, दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पूरन चन्द टण्डन, राजीव गान्धी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेशका प्राध्यापक ओकेल लेगो, हिन्दीका सेवानिवृत्त प्राध्यापक गुरुकुल कान्दी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर सन्तराम वैश्य र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडाबाट डाक्टर वन्दना पाण्डेले हिन्दीको लोकप्रियता बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। अपनी बात रखना चाहूंगी। क्षेत्रीय, जैसे कि नवीन शिक्षा नीति में भी यह बात कही जा रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं को अत्यधिक साथ लेके चलने की आवश्यकता है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जहाँ जहाँ भी जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो हिंदी के संस्थान है, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ एक तालमेल बनाएं और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए हिंदी का अनुवाद या क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी की अपनी लिपि में स्थान दे जो उचित हो। दूसरी चीज की जो अभी मैं देख रही थी, जो वृत्त चित्र दिखाया जा रहा था, बहुत अच्छा था। उसमें हिंदी के बहुत सारी सामग्री थी, लेकिन जिसको हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी कहेंगे, तकनीकी शब्द में कहेंगे वॉइस ओवर,
हिंदी के वॉइस ओवर जो कहते हैं उसको, उसमें उसकी कमी नजर आ रही थी। तो हिंदी का अगर वॉइस ओवर रहता तो हिंदी और भी प्रभावी होती। तो इसलिए इस तरह की जो भी निर्माण हो, जो भी वृत्त चित्र बने, उसमें हिंदी के लेखन के सामग्री के साथ साथ उसमें हिंदी का उपयोग पर भी, उसकी वाक कला पर भी जरूर बल दिया जाना चाहिए। सांसद श्री भोला सिंहले केही कम्पनीको प्रस्तुतिमा अङ्ग्रेजी शब्दको अत्याधिक प्रयोग भएको विषय उठाउनुभयो। ये मुझे ऐसे नजर आया कि उन्होंने बिना पढ़े और शुद्ध हिंदी में दिया, कोई अंग्रेजी का शब्द इसकी भाषा में यूज नहीं हुआ। एक बार इसका स्वागत करते हैं। बाकी सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति की बैठक है और इसमें सर जो संस्थाओं ने प्रस्तुतिकरण दिया, इनमें से लगभग सभी ने लगभग पढ़ के उसको बोला और उसमें भी सर 7 लोगों ने इंग्लिश शब्द का उपयोग किया। इंग्लिश शब्दों के उसमें उपयोग हुआ, जिसमें स्टार्ट, थैंक यू सो मच, सो दैट, ई ऑफिस, परसेंटेज और सीनियर्स, हेड, कॉरेस्पॉन्डेंस, टेक्निकल, भिन्न शब्दों का उपयोग हुआ। सर एक तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी समितियों की बैठक होती है, संसदीय समिति होती है, और उन बैठकों में जो प्रस्तुतिकरण होता है वो सर जब बैठक होती है तो कई सांसदों की मांग भी रहती है कि हिंदी में उनका प्रस्तुतिकरण हो, तो मोस्टली इंग्लिश में होता है। तो सर इस समिति के माध्यम से कुछ ऐसा निर्देशन आपके मार्गदर्शन में हो जाए कि कम से कम जो समिति की बैठकों का प्रस्तुतिकरण होता है वो हिंदी में हो जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व में हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी और आपका भी मार्गदर्शन रहता है कि हम लोग हिंदी भाषा का उपयोग करें। जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी जो मार्गदर्शन दिया उसमें कहा कि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा का उपयोग को महत्व देना चाहिए। तो सर मेरा भी अनुरोध है कि इस भाषा का तभी सदुपयोग होगा जब हम दैनिक भाषाओं में भी उसका उपयोग करेंगे। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन क्या प्रस्तुतिकरण नहीं थी, थोड़ा थोड़ा बताना था और उसमें भी इंग्लिश के शब्दों का उपयोग होगा और सीधा बोलने की बजाय वो पढ़ के ड्राफ्ट के साथ में उसको बोलना होगा। प्रोफेसर टण्डनले केन्द्रका 5 प्रमुख हिन्दी संस्थानहरूमा निर्देशकहरूको रिक्ततामा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसबारे डाक्टर पाण्डेले गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्ने बताउनुभयो। मन्त्री महेन्द्रनाथ पाण्डेले आफ्नो कार्यालयमा हिन्दीमा मात्र फाइलहरू स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिको पहिलो बैठकका लागि सिक्किमको छनौटलाई निकै महत्त्वपूर्ण र प्रतीकात्मक पनि बताउनुभयो। संसदीय राजभाषा समिति र हिन्दी सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूलाई विशेष गरी हिन्दीको सम्मेलन 15 दिनमा गर्नका निम्ति निमन्त्रणा गर्ने प्रचलन सुरु गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। श्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको आत्मनिर्भर भारतको ढाँचामा भाषिक आत्मनिर्भर हुन अपिल गर्दै सबै क्षेत्रीय भाषालाई सम्मान गर्दै हिन्दीलाई पढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्मरण गराइन्छ, हिन्दी सल्लाहकार समिति केन्द्रीय सरकारको प्रत्येक मन्त्रालयमा हिन्दीमा आधिकारिक काम प्रवर्धन गर्न गठन गरिएको एउटा समिति हो, जसमा 1 वर्षमा कम्तीमा 2 वटा बैठक बस्ने व्यवस्था छ। तो उससे कोई निषेध नहीं है, उसको चलाते हुए जितना ज़्यादा हिंदी का, क्योंकि कुल मिलाकर के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में संसद द्वारा प्रावधानित समय समय पर और राजभाषा नियमावली के अंतर्गत, अब जैसे मैंने उसका हिंदू विद्यालय उल्लेख कर रहा था, तो उन सब चीज़ों में भी थोड़ा और सहजता लाने की जरूरत है। जैसे पारिभाषिक शब्दावली आयोग बना, पारिभाषिक शब्दावली बना, प्रकारांतर से लोग ऐसा अनुवाद करने लगे कि उस अनुवाद का भी अनुवाद करने की जरूरत पड़ गई। उससे बढ़िया कहीं प्रचलन की अंग्रेजी भी काम दे देती है, बल्कि वो कठिनाई नहीं। तो वो सहजता लाने की जरूरत है कि आम बोलचाल की भाषा में, और जैसे हमारे माननीय राज्य मंत्री आज अपने अपरिहार्य कारणों से आते हैं, फिर नहीं रहे, वो एक आजकल शब्द बोलते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में, चूँकि हरियाणा के हैं तो
गोयल जी और उनकी टीम अच्छे समझ जाती है और हरियाणा की भाषा में हो, तो इस तरीके से हम सबको हिंदी को बल देना है और हिंदी की ताकत को आप समझिए जन भाषा है। हिंदी की ताकत क्या है, इसको आप इसके इस रूप में समझिए कि भारत के अंदर बनी फिल्में पूर्व काल में भी दुनिया के देशों में भारत के विभिन्न अहिंदी प्रदेशों में भी लोकप्रिय रही, भारत के क्षेत्र में, और आज भी लोकप्रिय है और दुनिया में लोकप्रिय रही। चाहे राज कपूर की फिल्म हो, चाहे जो आज भी टीवी चैनल लोकप्रिय है। मैंने पत्रकारिता पढ़ा है, फिल्म जर्नल मेरा स्पेशल पेपर रहा है। मैं एक वाक्य की टिप्पणी कर रहा हूँ, जिन एक दो राज्यों में हिंदी के प्रति स्थानीय राजनीतिक कारणों से विरोध रहता है, आज वे फिल्म निर्माता भी चाहे टीवी चैनल बना रहे हो, चाहे फिल्में बना रहे हो, चाहे वे हीरो हीरोइन हो, वो भी अपनी बनाई हुई तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ की फिल्मों को भी डब करके हिंदी में ला रहे हैं ताकि उनको मार्केट में, उनको बाजार में। तो हिंदी इतनी सशक्त भाषा है, हिंदी में पूरे देश को जोड़ने की सामर्थ्य है। तो इस जन भाषा को बल देने के लिए हम सब आज अपने माध्यम से जिसका जितना योगदान हो सके वो करना चाहिए।